Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is our lecture on normalization. Normalization किस तरह से होती है और हमें इसको कैसे अपने डेटाबेस के अंदर यूज करना है, इस टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे। Normalization is the process of organizing the data in database to avoid the data redundancy. तो normalization क्या चीज़ है कि हमने डाटा को ऑर्गेनाइज करना है अपनी डेटाबेस के अंदर, कि डाटा को हमें तरतीब देना है, मुनज़्ज़म करना है और बड़ा ही एक फ्लेक्सिबल वे बनाना है जिसके अंदर हम डाटा को अपने नॉर्मलाइज कर सकते हैं। और हमने इसमें डाटा जो है उसकी रिडंडेंसी को कंट्रोल करना है। डाटा रिडंडेंसी के डुप्लीकेशन ऑफ डाटा हमने रिमूव करना है, यानी अवॉइड करना है डाटा रिडंडेंसी को, कि एक स्टूडेंट का जो मुख्तलिफ डाटा है या डिफरेंट तरह का जो डाटा है वो हमारे पास नहीं होना चाहिए। एक सिंपल और सिंगल एटॉमिक वैल्यूज जो है वो किसी भी स्टूडेंट का हमारे पास मौजूद होना चाहिए डेटाबेस के अंदर। इसके बाद इंसर्शन अनोमली, अपडेट अनोमली एंड डिलीशन अनोमली, इन तीनों को हमें रिमूव करना है। तो ये अनोमलीज क्या चीज़ होती है, इनको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। इंसर्शन अनोमलीज, अपडेट अनोमलीज एंड डिलीशन अनोमलीज को हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। जी, नॉर्मलाइजेशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर इनटू सिंपल एंड स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। कि हमने क्या करना है कि जो कम्प्लेक्स डाटा है उसको हमने सिंपल डाटा के अंदर कन्वर्ट कर देना, तो ये नॉर्मलाइजेशन हो गया। डाटाबेस अनोमलीज को अगर डिस्कस करें तो हमारे पास तीन तरह की अनोमलीज आती हैं: अपडेट अनोमली, इंसर्शन अनोमली, डिलीशन अनोमली। तो अनोमली बेसिकली क्या चीज़ है कि अनोमली जो है वो एक एरर्स है, मिस्टेक्स हैं, कि जो डाटाबेस के अंदर हम अपडेट करते हुए, इंसर्ट करते हुए या रिकॉर्ड को डिलीट करते हुए जो मिस्टेक्स करते हैं, एरर इसमें आ जाते हैं, तो उसको हमने क्या करना है, रिमूव करना है उन अनोमलीज को। अ रिकॉर्ड इज अपडेटेड, अपडेट अनोमली में अगर देखें कि अ रिकॉर्ड इज अपडेटेड, कि जब कोई रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है बट अदर अपीयरेंस ऑफ द सेम आइटम्स आर नॉट अपडेटेड। कि एक स्टूडेंट है फैसी सब्जेक्ट्स में, तो अगर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में उसका रिकॉर्ड हम अपडेट करते हैं तो ज़रूरी है कि उसका जो रिकॉर्ड है वो फिजिक्स डिपार्टमेंट में भी चेंज किया जाए, अपडेट किया जाए। अदरवाइज वो डाटा की जो एटॉमिक वैल्यूज है वो हमारे पास अपेयर नहीं होगी। तो इस तरह से जब हम रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं तो एक साइड पे तो हम रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे जो दूसरे डिपार्टमेंट में जो रिकॉर्ड होता है वो अपडेट नहीं हो रहा होता। तो इस तरह से वो सिंगल वैल्यू जो है वो स्टूडेंट की मौजूद नहीं रहती। तो इस तरह से डाटा रिडंडेंसी आ जाती है कि एक स्टूडेंट की जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे पास मौजूद है। इंसर्शन अनोमलीज को डिस्कस करें। यूजर इज अनएबल टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड व्हेन इट शुड बी पॉसिबल टू डू सो। कि इंसर्ट डाटा को अगर हमें इंसर्ट करना है तो कोई ऑथोराइज पर्सन है और वो डाटाबेस जो है वो इतनी परफेक्ट नहीं है या इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है कि यूजर उसके अंदर इंसर्शन कर सके, तो वहाँ पे भी जो है इंसर्शन अनोमलीज आ जाती है कि डाटा जो है वो एग्जैक्टली इंसर्ट नहीं हो रहा। डिलीशन अनोमली है व्हेन अ रिकॉर्ड इज डिलीटेड, अदर इंफॉर्मेशन टाइड दैट इज टाइड टू इट आल्सो डिलीटेड। कि अगर एक रिकॉर्ड जो उसको हमने डिलीट कर दिया है तो बाकी की सारी जो इंफॉर्मेशन है जो उसी से रिलेटेड है वो भी डिलीट हो जाती है। सपोज हमने किसी भी स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो जर्नल ग्रुप से तो हमने डिलीट कर दिया, लेकिन वो साइंस ग्रुप से भी वो डिलीट हो गया। तो इस तरह नहीं होना चाहिए कि जहाँ से हमने डिलीशन परफॉर्म की है या जहाँ से हमने डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया वहीं से डाटा डिलीट हो, अदरवाइज कहीं और से डाटा जो है वो डिलीट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ डाटाबेस के अनोमलीज हैं जो मॉडिफिकेशंस करते हुए अपीयर हो जाती है। यहाँ पे हमने एक टेबल देखा है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एड्रेस और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ये एट्रीब्यूट्स हैं एम्प्लॉय टेबल के। जो रिलेशन है या टेबल है उसका नेम जो है वो एम्प्लॉय आईडी 101, सेम जो एम्प्लॉय है उसका जो एम्प्लॉय आईडी है वो 101 है, यहाँ पे भी 101 है, उसका नेम जो है वो भी सेम है, एड्रेस जो है वो भी सेम है। लेकिन जो एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट है उसको हमने एक जगह पे तो अपडेट कर दिया लेकिन दूसरी जगह पे हमने उसको अपडेट नहीं किया, तो ये जो है अपडेट अनोमली है हमारे पास। इस तरह से रिकॉर्ड 166 है और नीचे 166 आईडी है, एम्प्लॉय की नेम सेम है जबकि उसका एड्रेस भी सेम है, लेकिन जो एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट नंबर है वो सेम नहीं है, वो चेंज है कि ये
हमारे पास जो है इंसर्शन अनोमली में भी आ सकता है कि हमने डाटा को एक साइड पे इंसर्ट कर दिया लेकिन दूसरी साइड पे हमने इसको इंसर्ट नहीं किया। अपडेट अनोमलीज में भी आ सकता है कि हमने डाटा को अपडेट करते हुए एक जगह पे अपडेट कर दिया लेकिन दूसरी जगह पे जो था वो हमने उसको अपडेट नहीं किया। तो ये सारी की सारी जो अनोमलीज हैं वो डाटा की जो एटॉमिसिटी है या डाटा की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको जो है वो रिमूव करती हैं, ख़त्म कर देती हैं। तो इस तरह से जो हमारा डाटा होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं रहता। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन हमारे पास 5 स्टेप्स में परफॉर्म होती है। सबसे पहला स्टेप है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड फोर्थ स्टेप जो है वो बायस्कॉट नॉर्मल फॉर्म है और जबकि फिफ्थ स्टेप जो है वो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है। तो आपके जो सिलेबस में 3 तरह की नॉर्मल फॉर्म मौजूद है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म, जबकि बायस्कॉट नॉर्मल फॉर्म जो है इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये जो है जिस तरह हमने मॉडल में पढ़ा था, SDLC मॉडल में हमने पढ़ा था कि एक अगर स्टेप परफॉर्म नहीं होता तो दूसरा स्टेप भी परफॉर्म नहीं हो सकता जब तक कि पहले वाला जो स्टेप है उसको हम मुकम्मल नहीं कर लेते। तो इस तरह से जो पहला स्टेप है वो हमारी इनपुट है जो कि हम दूसरे स्टेप को देते हैं। जब तक इनपुट ही कंप्लीट नहीं होगी तो दूसरा स्टेप को हम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है उसको कंप्लीट करना पहले ज़रूरी है। जब तक हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को कंप्लीट नहीं कर लेते हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं जा सकते। और बिल्कुल इसी तरह से सेकंड नॉर्मल फॉर्म को कंप्लीट करना ज़रूरी है। जब तक हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म को कंप्लीट नहीं कर लेते तो हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं जा सकते, यानी थर्ड नॉर्मल फॉर्म को हम कंप्लीट नहीं कर सकते। तो बिल्कुल इसी तरह से जब थर्ड नॉर्मल फॉर्म की इनपुट हमने बायस्कॉट नॉर्मल फॉर्म को देनी है यानी फोर्थ नॉर्मल फॉर्म को देनी है तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म को कंप्लीट होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि रिलेशन इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इज ऑल्सो इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के जो हमारा टेबल होता है या जो रिलेशन होता है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तब होता है जब वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में पहले मौजूद हो। और जो रिलेशन होता है रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज ऑल्सो इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो कोई भी जो हमारा रिलेशन होता है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तब जाकर अपनी परफॉर्मेंस उसकी होती है जब वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर मौजूद होता है, यानी सेकंड नॉर्मल फॉर्म एज अ इनपुट दिया जाता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म को। और इसी तरह से थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है वो इनपुट दिया जाता है बायस्कॉट नॉर्मल फॉर्म को और इस तरह से हमारे पास मैक्सिमम जो इनपुट्स हैं वो रिकॉर्ड होती हैं। जी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो हम कहते हैं कि एन एट्रीब्यूट यानी कि कॉलम ऑफ अ टेबल कैन नॉट होल्ड मल्टीपल वैल्यूज, यानी हमारे पास डिफरेंट एक टेबल है और उसके अंदर टेबल के हर सेल के अंदर एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, मल्टीपल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से इट शुड होल्ड ओनली एटॉमिक वैल्यूज, तो इसके हर जो सेल है उसके अंदर एक वैल्यू होनी चाहिए। सपोज हमारे पास अगर कोई स्टूडेंट है और उसके पास 2 फ़ोन नंबर्स हैं तो हमने फ़ोन नंबर वाले सेल में उसके दोनों फ़ोन नंबर नहीं लिखने बल्कि वो जो स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है उसको हमने 2 टाइम लिख के हमने जो उसका टेलीफोन नंबर है उसको हमने एंटर करना है। जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, एम्प्लॉय आईडी, नेम और लैंग्वेज 3 एट्रीब्यूट्स हैं किसी भी टेबल के। तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय आईडी में देखा तो हमारे पास हर सेल के अंदर एटॉमिक वैल्यूज हैं 1, 2, 3 एंड 4, यानी हर सेल के अंदर एक सिंगल वैल्यू है। नेम जो है इसके अंदर हमारे पास एटॉमिक वैल्यूज आ रही हैं, सिंगल वैल्यूज आ रही है, जॉन, एलन, जॉर्ज, कीथ, इसमें भी हमारे पास सिंगल वैल्यूज आ रही हैं। लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज में हमारे पास क्या आ रही है, इंग्लिश, यानी एटॉमिक वैल्यू। ये जो हमारा रिकॉर्ड नंबर 1 है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, जबकि जो हमारा रिकॉर्ड नंबर 2 है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि इसमें जो मल्टीपल वैल्यूज हैं वो नहीं होनी चाहिए बल्कि इट शुड होल्ड ओनली एटॉमिक वैल्यूज। तो हर सेल के अंदर एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे या तो हम इंग्लिश लिख सकते हैं या फिर हम फ्रेंच लिख सकते हैं। तो रिकॉर्ड नंबर 3 बिल्कुल एग्जैक्ट है, रिकॉर्ड नंबर 4 है वो भी करेक्ट नहीं है। हम कहते हैं कि
इंग्लिश, जर्मन और रशियन, तीनों में से कोई एक वैल्यू यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, इस टेबल को अगर हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें तो क्या होगा कि रोल नंबर जो 1 है, एम्प्लॉय आईडी जो 1 है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, जबकि एम्प्लॉय आईडी जो 2 है उसमें हमारे पास जो लैंग्वेजेस हैं वो 2 दी हुई है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। तो हमने इन दोनों सेल्स को सेपरेट करना है। तो रिकॉर्ड नंबर जो 2 है इसको हम 2 टाइम लिखेंगे, रिकॉर्ड नंबर 3 है उसको सिंगल टाइम लिखेंगे बिकॉज सिंगल वैल्यू इज हियर, जबकि जो 4th रिकॉर्ड नंबर है इसको हम 3 टाइम लिखेंगे क्योंकि हमारे पास जो 3 वैल्यूज हैं लैंग्वेजेस की वो 3 टाइम मौजूद है, इंग्लिश, जर्मन एंड रशियन। तो 3 जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास मौजूद है। तो ये जो हमारा टेबल है इसको हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कर दिया, कन्वर्ट कर दिया है। और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का मकसद यही है कि जो हमारी वैल्यूज हैं किसी भी एक सेल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए या मल्टीपल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर सेल के अंदर एक सिंगल एटॉमिक वैल्यू मौजूद होनी चाहिए। तो ये थी हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बाद हमारी जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है कि कुछ टर्म्स जो हैं उनको हम यहाँ पे देख लें कि वो क्या चीज़ें हैं, कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत। ये यहाँ पे है फंक्शनल डिपेंडेंसी है। फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो क्या चीज़ है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन द रिलेशनल डाटाबेस मॉडल। फंक्शनल डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्या मकसद होता है, ये डिस्क्राइब करती है रिलेशनशिप को बिटवीन एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन, के रिलेशन के एट्रीब्यूट्स के दरमियान में कौन सा रिलेशनशिप है उसको ये डिस्क्राइब करती है। और इसमें अगर हमें कोई एक एट्रीब्यूट की वैल्यूज पता है तो हम दूसरी एट्रीब्यूट की वैल्यूज जो है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। यानी सपोज हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि सपोज ए एंड बी आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन आर, कि अगर एक रिलेशन है आर है हमारे पास, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स है ए एंड बी। तो अगर हमें ए की वैल्यू पता है, ए एट्रीब्यूट की वैल्यू पता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम बी जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बी जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है ए के ऊपर, कि बी जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है ए के ऊपर। जिस तरह हमने कहा कि एक्स एरो की से हमने शो किया वाई से, तो हमने कहा कि वाई जो है ये फंक्शनली डिपेंडेंट है एक्स के ऊपर, कि अगर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड है तो हम वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वाई जो है वो ये फंक्शनली डिपेंडेंट हो रहा है एक्स के ऊपर। एट्रीब्यूट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज अ डिटर्मिनेंट, कि लेफ्ट साइड पे जो हमारी वैल्यूज है उसको हम डिटर्मिनेंट कह सकते हैं, कि एम्प्लॉय नेम जो है वो डिटर्मिनेंट है ईमेल का। यहाँ पे अगर हम एक और छोटी सी एग्जांपल है, हम कहते हैं कि हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, टोटल इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो हमने क्या करना है कि क्वांटिटी की वैल्यू अगर हमें पता है और प्राइस पता है तो हम क्या कर सकते हैं कि टोटल की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यानी टोटल जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट हो रहा है प्राइस एंड क्वांटिटी के ऊपर। जी यहाँ पे अगर हम देखें इस टेबल के अंदर एम्प्लॉय नेम जो है, अगर हमें किसी भी एम्प्लॉय का नेम आता है तो हम उसकी ईमेल आईडी पता कर सकते हैं। अगर हम उसका कोई प्रोजेक्ट नंबर आता है तो उससे भी हम उसका एम्प्लॉय नेम पता कर सकते हैं, एम्प्लॉय का जो ईमेल है वो पता कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो फंक्शनल डिपेंड हो होते हैं किसी दूसरे एट्रीब्यूट के ऊपर। जी ये नेक्स्ट है हमारे पास पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर क्या होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कीज के ऊपर डिस्कस किया था कि हमारे पास मल्टीपल कीज होती हैं, प्राइमरी की हो गया, सोर्ट की हो गया, फॉरेन की हो गया और कैंडिडेट कीज हो गया। तो प्राइमरी की को हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी की में क्या चीज़ होती है, प्राइमरी की जो थी वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही थी पूरे टेबल को या किसी भी स्टूडेंट के या एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होती है। कि अगर हमें एक प्राइमरी की का पता है किसी भी पर्सन की तो हम उसका पूरा का पूरा जो डाटा है उसको फाइंड कर सकते हैं। अब प्राइमरी की क्या चीज़ है कि अगर एक स्टूडेंट है और उसकी हम प्राइमरी की क्या ले सकते हैं, जस्ट एंड जस्ट स्टूडेंट का रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अगर स्टूडेंट का रोल नंबर हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो है क्लास नेम, गुड नेम, प्रोजेक्ट नेम, टेलीफोन नंबर, तो ये सारा कुछ हम उसका फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट का। अगर किसी एम्प्लॉय आईडी हमें पता है तो हम उसका सारा डाटा फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली जो सिंपल परफेक्ट एग्जांपल है एम्प्लॉयज की वो उसका CNIC भी हो सकता है, कि CNIC अगर पाकिस्तान में दुनिया में किसी भी एक पर्सन का है तो वो किसी और पर्सन का नहीं हो सकता। जी तो पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या हो सकती है, अ डिपेंडेंसी इन विच वन और मोर
नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी की इज नोन एज पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। के जो हमारे पास प्राइमरी की है, जो नॉन की एट्रीब्यूट्स होते हैं वो प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ये हमारी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, जिस तरह से यहाँ पे एग्जांपल में देखें, स्टूडेंट आईडी को हमने अंडरलाइन से शो किया है, ये हमारे पास प्राइमरी की है, और इस तरह से प्रोजेक्ट आईडी जो है इसको भी हमने प्राइमरी की शो की है क्योंकि उसके ऊपर हमने अंडरलाइन लगाया हुआ है। तो अगर ये यहाँ पे स्टूडेंट नेम जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट हो रहा है स्टूडेंट आईडी के ऊपर, कि स्टूडेंट की आईडी हमें पता है तो हम स्टूडेंट का नेम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह से प्रोजेक्ट आईडी जो है वो हमने एक प्राइमरी की बनाई है, तो प्रोजेक्ट नेम जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट हो रहा है प्रोजेक्ट आईडी के ऊपर। अगर हमें प्रोजेक्ट आईडी फाइंड है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट का जो नेम है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी जस्ट यही है कि कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट की जो प्राइमरी की नहीं है वो डिपेंड कर रहा होता है प्राइमरी की के ऊपर। यहाँ पे है हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमने क्या करना है, a relation is in second normal form when it is in first normal form and when every non key attribute is fully dependent on the primary key। हमने क्या करना है कि पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी में तो हमने ये देखा था कि जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो कुछ तो डिपेंड कर रहे हैं प्राइमरी की के ऊपर, लेकिन कुछ जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। कि अगर हमें किसी भी पर्सन की प्राइमरी की पता है, यानी उसका आईडी वगैरह या जो चीज भी हमने उस प्राइमरी की के तौर पर शो किया, अगर वो हमें पता तो हम उसका सारा डाटा फाइंड कर सकते हैं। ये नहीं कि कोई ऐसा डाटा है जो डिपेंड नहीं कर रहा प्राइमरी की के ऊपर, अगर हमें प्राइमरी की भी पता है तो हम उसको स्टूडेंट का वो वाला डाटा फाइंड नहीं कर सकते। तो इस तरह ये नहीं होना चाहिए। हमने कहा कि जो रिलेशन है उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तब होता है जब वो पूरी का पूरी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को सॉल्व करने के बाद हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आते हैं। और इसके बाद क्या है, व्हेन एवरी नॉन की एट्रीब्यूट्स, नॉन की एट्रीब्यूट्स यानी कि ऐसी एट्रीब्यूट्स जो प्राइमरी की नहीं है, इज फुली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, वो सारे के सारे डिपेंड करें प्राइमरी की के ऊपर। और इसमें सेकंड स्टेप हमने क्या परफॉर्म करना है, रिमूव पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी को हमने रिमूव करना है। थर्ड नंबर पे हमने ये देखना है कि जो प्राइमरी की है कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एट्रीब्यूट, कि जो प्राइमरी की है वो एक एट्रीब्यूट होना चाहिए, जबकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो, हमने इस टेबल के अंदर दो प्राइमरी कीज हैं, टाइटल भी और एक्टर भी, तो ये नहीं होना चाहिए। नो नॉन की एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट इन द रिलेशन, कि कोई ऐसा एट्रीब्यूट जो प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा वो टेबल के अंदर मौजूद ना हो। फिफ्थ नंबर पे हमने ये देखना है कि एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, कि टेबल के अंदर जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट है, यहाँ पे आप देखें जो डायरेक्टर है ये नॉन की एट्रीब्यूट है, तो जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो पूरे के पूरे फंक्शनली डिपेंड होने चाहिए, फुली फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन प्राइमरी की, तो तमाम के तमाम डिपेंड करे प्राइमरी की के ऊपर। तो ये जो हमारा टेबल है ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर दो प्राइमरी कीज दी हुई है जी। ये हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म का एक टेबल हमने बनाया। इसके अंदर ये जो टेबल है, टाइटल हमने प्राइमरी की बनाया और डायरेक्टर जो है वो डिपेंड कर रहा है टाइटल के ऊपर, कि अगर हमें जो एम्प्लॉय का टाइटल नंबर पता है तो हम उसका डायरेक्टर पता कर सकते हैं, डायरेक्टर का नेम पता कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो हमारी सेकंड टेबल है इसमें टाइटल को हमने फॉरेन की बनाया है। हमने फॉरेन की को पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि पेरेंट टेबल के अंदर जो प्राइमरी की होती है अगर उसी को हम चाइल्ड टेबल में लाकर रख दें तो वो फॉरेन की बन जाती है। तो यहाँ पे टाइटल जो है वो सेम है, लेकिन जब हमने दूसरे टेबल के अंदर उसको एक्सटेंड किया है तो वो चाइल्ड टेबल के अंदर आकर फॉरेन की बन गया। तो यहाँ पे ये जो एट्रीब्यूट एक्टर है वो डिपेंड कर रहा है टाइटल के ऊपर। तो ये है हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हम कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं कि अ फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन टू और मोर नॉन की एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। यानी इसमें क्या होता है कि नॉन की एट्रीब्यूट्स डिपेंड कर रहे होते हैं नॉन की एट्रीब्यूट्स के ऊपर। हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो हमने ये कहा था कि नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो डिपेंड करें प्राइमरी की के ऊपर, लेकिन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में क्या हो रहा है कि नॉन की एट्रीब्यूट्स जो है वो डिपेंड हो रहा है नॉन की एट्रीब्यूट में। तो ये जो कंडीशन है ये नहीं होनी चाहिए,
थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को भी रिमूव करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि इफ ए बी एंड सी आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन आर के एट्रीब्यूट से ए बी एंड सी सच दैट ए जो है वो डिपेंड कर रहा है बी के ऊपर और बी जो है वो डिपेंडेंट है सी के ऊपर, देन सी इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन ए, तो सी जो है उसको डिपेंड करना चाहिए ए के ऊपर। तो ये चीज जो है ये नहीं होनी चाहिए, जबकि हम क्या कर सकते हैं कि ए को डायरेक्टली ए को डिपेंड कर सकते हैं सी के ऊपर, कि हमें बी जो है एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़े। एग्जांपल है, स्टूडेंट जो है वो एक रिलेशन का नेम है, स्टूडेंट आईडी, नेम, सब्जेक्ट, क्रेडिट एंड स्टेटस। तो स्टूडेंट ये जो 1 2 3 4 5 ये जो 5 है ये एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट रिलेशन के। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्रेडिट्स जो है वो डिपेंड कर रहा है स्टेटस के ऊपर यहाँ पे, यानी नॉन की एट्रीब्यूट्स है वो डिपेंड कर रहा है नॉन की एट्रीब्यूट्स के ऊपर। जबकि जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है इसमें स्टूडेंट आईडी को करना चाहिए क्रेडिट्स के ऊपर और क्रेडिट्स डिपेंड करे स्टेटस के ऊपर। तो डायरेक्ट क्या हो सकता है कि स्टूडेंट आईडी जो है उसको हम डिपेंड करते हैं स्टेटस के ऊपर। तो ये चीज जो है ये करेक्ट है, ये जो चीज है ये रॉन्ग है। तो इसको हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर इसको हमें रिमूव करना है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज कॉज, अपडेट, इंसर्शन एंड डिलीशन अनोमलीज। तो यहाँ पे हमारे पास जो अनोमलीज हैं ये 3 तरह की जो अनोमलीज है वो ओकर हो जाती है। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म को। अ रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म व्हेन इट इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, कि जो हमारा रिलेशन है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर तब होगा जब वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हो एंड ऑल नॉन प्राइमरी फील्ड्स आर डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। तो जितने भी नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स हैं वो डिपेंड होने चाहिए प्राइमरी की के ऊपर। और रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, पीछे हमने जो पढ़ी है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी उसको हमें यहाँ पे रिमूव करना है। तो ये जो हमारा एक टेबल है इसमें एट्रीब्यूट्स हैं आईडी, नेम, रीजन, कंट्री, ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, अगर हमें आईडी किसी स्टूडेंट की पता है तो हम नेम पता कर सकते हैं, और इसी तरह से अगर हमें रीजन पता है तो हम कंट्री फाइंड कर सकते हैं। तो जो कंट्री है वो डिपेंड कर रहा है रीजन के ऊपर, जो नेम है वो डिपेंड कर रहा है आईडी के ऊपर। तो ये जो चीज है ये गलत है। तो टेबल इज नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी कंट्री जो है वो बिलोंग्स टू रीजन। तो ये चीज है ये गलत है, इसको अभी हमें रिमूव कर। ये हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म का एक टेबल आ गया है, ये हमारा बेसिक टेबल है, पेरेंट टेबल है, इसको हमने कन्वर्ट करना है थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। हमने देखा था कि नेम जो है वो डिपेंड कर रहा है आईडी के ऊपर और रीजन जो है वो डिपेंड कर रहा है आईडी के ऊपर। हमने यहाँ पे आईडी को क्या किया है, प्राइमरी की बना दी है, नेम डिपेंड कर रहा है आईडी के ऊपर और रीजन डिपेंड कर रहा है आईडी के ऊपर। तो इसका हमने एक सेपरेट टेबल बना दिया है कि नॉन की एट्रीब्यूट्स जो है वो डिपेंड करें प्राइमरी की के ऊपर। नो नॉन की एट्रीब्यूट्स, ये कोई भी ऐसा जो नॉन की एट्रीब्यूट है टेबल के अंदर वो मौजूद नहीं होना चाहिए जो कि प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो यहाँ पे नॉन की एट्रीब्यूट कंट्री था, तो हमने क्या किया, इस कंट्री को हमने साइड रिमूव कर दिया। अब हमने टेबल नंबर सेकंड बनाया है जिसमें कंट्री जो है वो डिपेंड कर रहा है रीजन के ऊपर। तो हमने क्या किया, रीजन को प्राइमरी की बना दिया। तो यहाँ पे ये सिनेरियो है कि नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं प्राइमरी की के ऊपर, और यहाँ पे भी जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं नेम और रीजन वो डिपेंड कर रहे हैं आईडी यानी कि प्राइमरी की के ऊपर। और ये जो हमारा पेरेंट टेबल था इसमें जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं नेम और रीजन ये दोनों तो डिपेंड कर रहे हैं आईडी के ऊपर, लेकिन जो नॉन की एट्रीब्यूट कंट्री है ये डिपेंड नहीं कर रहा आईडी के ऊपर। जो नॉन की एट्रीब्यूट कंट्री था वो डिपेंड कर रहा था रीजन के ऊपर। तो हमने इन दोनों का एक टेबल बना दिया, जबकि आईडी, नेम और रीजन का हमने ये एक टेबल अलग से बना दिया। तो ये है हमारी थर्ड नॉर्मल फॉर्म। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी और आप लोगों की जो सेकंड असाइनमेंट है वो इसी लेक्चर में से होगी।